तो आज अपन सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना सिलेबस में मेंशन किया गया है, आईसीएससी ने जो मेंशन किया है, ठीक है। तो जैसे ये पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमको। पहला चैप्टर देखो, ऑल्दो इसमें 3 ही चैप्टर्स हैं, तो इसमें पहले चैप्टर में आपको यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ना है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर होता क्या है, तो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, क्लियर है, जो लॉ बनाती है। अभी डिस्कस करेंगे इसको। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या मेंशन है। मीनिंग ऑफ फेडरल सेटअप इन इंडिया, इसका मतलब आपको फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फेडरल का मतलब क्या होता है और इंडिया में उसकी सिस्टम एडवांटेज क्या है, ठीक है। और देन आफ्टर आपको लोकसभा के बारे में पढ़ना है, और जो जो मेंशन है वही पढ़ना है। देखो एमसीक्यू आएगा और सब्जेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे टर्म का मतलब होता है ड्यूरेशन, कितने साल के लिए लोकसभा होती है। कंपोजिशन का मतलब लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं और कितने नॉमिनेट होते हैं। बात क्लियर है। देन फिर मेंबर की क्वालिफिकेशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, जैसे पार्लियामेंट के अंदर कैसे काम चलता है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी डिस्कस कर देंगे हम। फिर सेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, 3 सेशन होते हैं, 2 सेशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एडजर्नमेंट क्या होती है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, फिर लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर भी होता है ना सबको चुप कराने के लिए, सिमिलरली लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उसका इलेक्शन पढ़ना है, उसके फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो ब्रॉडली आप देखो कि आपको लोकसभा और उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट में राज्यसभा पढ़नी है, अगेन वही जो लोकसभा में आपने पढ़ा है, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन कैसे होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, और लास्ट में आपको पार्लियामेंट के फंक्शंस पढ़ने हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और फर्दर अगर आप हायर एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। तो सबसे पहले समझते बच्चों गवर्नमेंट होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि गवर्नमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइएगा गवर्नमेंट, ठीक है। अब पहले इसको मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से, आपको ध्यान समझना बेटा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जैसे हमारी फैमिली में ना मान लो 6-7 लोग हैं और सबकी मान लो शाम को डिनर होना है, तो सबकी अलग अलग डिमांड होगी, ठीक है। सबकी अलग अलग डिमांड होगी, कोई कहेगा कि मुझे कद्दू खाना है, कोई कहेगा पंपकिन, मतलब कोई कहेगा पनीर खाना है, ठीक है। हम करेंगे क्या फिर। अब सुनना, एक टेरिटरी के लोग हैं, टेरिटरी का मतलब एक जमीन के हिस्से में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहते होंगे, अलग अलग रिलीजन का मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते होंगे, ठीक है। सबका अपना अपना कल्चर होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, बेसिकली ये जो आपको इस टेरिटरी के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, एक इनमें से कुछ लोगों को क्या कर देंगे, अपनी राइट्स दे देंगे, ठीक है। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। कौन से अधिकार, डिसीजन लेने के अधिकार, ठीक है, ठीक है। राइट टू टेक डिसीजन उन्होंने अपने इस ग्रुप को दे दिया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो इस ग्रुप को हम अपने क्या दे देते हैं, डिसीजन लेने के अधिकार दे देते हैं। और इन जनरल ये ग्रुप हमारे लिए क्या बनाएगा, मतलब इस लॉ के लिए क्या बनाएगा, लॉ बनाएगा और रूल बनाएगा, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल क्या बताता हूं मैं आपको। हम जैसे अभी हमने बीजेपी गवर्नमेंट चुनी, हमने क्या करा, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हमने अपने राइट लेने के जो अधिकार हैं वो उनको दिए, और वो हमारे लिए क्या बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, आपका गवर्नमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल in which all decision making powers are vested, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर क्या कर देते हैं, ये इसको हम दे देते हैं। बात समझ में आ गई। अभी गवर्नमेंट हो गया ब्रॉडली। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। इसे नोट करिएगा फटाफट से। तो गवर्नमेंट समझ में आ गई पूरी बात, है ना। गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको हमने डिसीजन लेने की जो पावर है वो दे दी है इन द फॉर्म ऑफ वोट, ठीक है। हम वोट देते हैं और इन रिटर्न में वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। बात क्लियर है। अब सुनना, मॉडर्न डे में क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ये डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगी,
बात क्लियर है? ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में क्या होती थी, मोनार्की होती थी। अब गवर्नमेंट की ना 3 पिलर्स होंगे जिसको हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट के क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, ऑर्गन्स होंगे मतलब जिसके बिना गवर्नमेंट काम ही नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट के काम यहीं से आपके क्या होंगे? डिफाइन होंगे। तो गवर्नमेंट के बच्चों 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेटिव। ठीक है, पहला क्या होता है? लेजिस्लेटिव। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा आपका होता है जुडिशरी। ठीक है, ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। अब इनके तीनों के काम भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि सपोज दैट कि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को आपने बनाया इसलिए क्योंकि वो आपको गवर्न करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने मान लो एक लॉ बना दिया कि जो 18+ है ना, वो उनको जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक हम क्या करेंगे? 5,000 रुपए पर मंथ देंगे। मैं एक इमेजिन कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है, तो ये लॉ बनाया। तो अभी जो लॉ बनाया है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गन लॉ बनाएगा उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो वो लेजिस्लेटिव बनाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये क्या करती है? लॉ मेकिंग ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? लॉ मेकिंग ऑर्गन। ठीक है, तो जो लॉ बनाएगा वो क्या होगा? आपका लेजिस्लेटिव होगा। क्लियर है बेटा? अब सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट है ना। जो अगर हम लेवल की बात करें, है ना, अगर हम लेवल की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे पहले आता है सेंट्रल लेवल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पूरे देश की गवर्नमेंट है, एग्जांपल है जो मोदी गवर्नमेंट है हमारी। ठीक है, तो वो हमारी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है। क्लियर है? और उसके बाद पूरे देश को हमने स्टेट्स में बांटा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट आएगी। तो सेंट्रल के बाद में इंडिया में क्या आता है बेटा? स्टेट्स आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब इंडिया में अगर 2 लेवल की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब सेंट्रल की लेजिस्लेटिव अलग होगी और स्टेट की क्या होगी? अलग होगी। बात समझ में आ गई? तो सुनना, इंडिया के अंदर जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव मतलब क्या हुआ? लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, तो जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव होगी बेटा उसको हम कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव या फिर यूनियन लेजिस्लेटिव। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव या फिर यूनियन लेजिस्लेटिव या फिर लेजिस्लेचर कह सकते हैं। बेटा बात समझ में आई क्या? ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि यूनियन लेजिस्लेटिव का मतलब ये हुआ कि पूरे इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है। किसकी है? पूरे इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल लेवल पे। तो आपके सिलेबस में यहां देखो ध्यान से, क्या है? यूनियन लेजिस्लेचर है। आपको यहाँ पर यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना केवल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो पूरे इंडिया की जो होगी वो यूनियन लेजिस्लेटिव होगी। अब ये पूरे इंडिया की होगी। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, 28 स्टेट है, तो इसका मतलब हर स्टेट की भी अपनी अपनी क्या होगी बेटा? स्टेट लेजिस्लेचर होंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये स्टेट के लेजिस्लेचर होंगे। ठीक है, क्लियर है? अब बहुत ध्यान सुनना, अब एक टर्म होता है, तो हमारे देश में यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो जो इसके मेंबर्स होंगे उसको कहा जाएगा एमपी। क्या कहा जाएगा? एमपी। बात समझ में आ गई? इसे कहा जाएगा एमपी। ओके, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और स्टेट के जो मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव के, इसको हम कहेंगे एमएलए। क्या कहेंगे बेटा? एमएलए कहेंगे। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट के होते हैं और ये आपके सेंट्रल के होंगे। ठीक है, इनको सांसद भी कहा जाता है और इनको हिंदी में विधायक भी कहा जाता है। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ लो, तुम्हारे चाचा विधायक नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां क्लियर है ना? अब देखना बेटा, तो लेजिस्लेटिव क्या होती है? लॉ मेकिंग बॉडी हो गई। तो इसका मतलब सेंट्रल लेवल पे आपके एमपीज होंगे जो लेजिस्लेटिव काम करेंगे, और स्टेट पे आपके एमएलए होंगे। फिर अब सुनना बच्चों, आगे सुनना बहुत ध्यान से। अब लॉ तो बन गया, अब इस लॉ को इंप्लीमेंट भी तो करना है। अब यार हर किसी को 18+ को 5,000 रुपए पर मंथ देने जब तक जॉब नहीं लग जाती, एग्जाम्पल हमने अभी दिया था। तो अब उसको लोगों तक पहुंचाएगा कौन? तो कुछ लोग पहुंचाएंगे, है ना, जो इंप्लीमेंट करने वाले होंगे इस लॉ को। क्लियर है? तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जैसे कोई सरकार पॉलिसी लेके आई तो उसको लोगों तक पहुंचाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड भी होती है और
जो एग्जाम के एक होती है परमानेंट होती है, ठीक है, और एक होती है इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब जो इलेक्शन से आएगी, और परमानेंट का मतलब जो रिक्रूटमेंट से आती है ना। जैसे आपने आईएएस आईपीएस सुना होगा, इनका काम क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बनाई गई है उसको लोगों तक पहुंचाना। तो वो आपका किसका हिस्सा होते हैं, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, ठीक है। अभी जो लॉ बने हैं, अब हो सकता है गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉ बनाए जो जन के लिए, मतलब लोगों के लिए क्या हो, सही ना भी हो। तो इसका मतलब लॉ को सुपरवाइज करना, सुपरवाइज का मतलब देख रेख करना उसकी, उसका भी तो जरूरी है ना। तो वो कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। तो जुडिशरी क्या करती है, इट सुपरवाइज लॉज, है ना, इट सुपरवाइज लॉज। बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात क्लियर है पूरी बात। तो मैंने आपको पढ़ाया ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक इंप्लीमेंटेशन बॉडी होती है, और एक सुपरवाइज करने वाली बॉडी होती है, ठीक है। अब मोनेर्की मतलब जब राजतंत्र हुआ करता था, तभी जो ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन एक ही व्यक्ति में होते थे, वही लॉ बनाता था, वही इंप्लीमेंट करवाएगा और वही निर्णय लेगा, है ना। ऑफ कोर्स वो राजा हुआ करता था, तो उसे हम कहते हैं मोनेर्की। लेकिन डेमोक्रेसी में ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, और इसी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो यहां तक बातें क्लियर है, पूरी क्लियर है ना। तो ये सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल समझ में आ गया। अब सुनना, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो एक्चुअल में पावर शेयरिंग ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम हॉरिजॉन्टली पावर को शेयर कर रहे हैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, वर्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप सीबीएसई में होते तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ते हैं, लेकिन ऑल्दो आपको यहाँ समझना है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर होता है, और यहाँ पर सिलेबस में आपको यूनियन लेजिस्लेचर ही पढ़ना है। तो यहां तक अगर आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छे से नोट कर लो भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, है ना। देखो अब जो चैप्टर में आपके मेंशन है वही चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको टर्म दिया गया है, लेकिन ये यूनियन लेजिस्लेचर है, ठीक है। इंडिया के अंदर इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो हम जो डिस्कस करने वाले यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट है। ऑल्दो ये नई वाली पार्लियामेंट है, पुराने वाली नहीं है ना। पुरानी वाली आपको पता ही है, अब जो नई में शिफ्ट हो गए। तो ये अपनी पार्लियामेंट है, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है बेटा। अब पार्लियामेंट में देखो यहाँ पर लिखा था यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। तो पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, पार्लियामेंट की अगर बात करूं, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 79 में इसके बारे में मेंशन किया गया। आपको आर्टिकल्स याद नहीं रखने बेटा, आपको आर्टिकल्स याद नहीं रखने, ठीक है, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखने, ठीक है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा यूनियन पार्लियामेंट। और यूनियन पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स, है ना। इसमें 3 चीजें हैं आपकी, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है बेटा लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, और तीसरा है बेटा प्रेसिडेंट। सो यूनियन पार्लियामेंट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इज इट क्लियर। अब लोकसभा को कुछ और भी कहते हैं ना, जैसे मान लो प्रिया है तो इसको घर में चिंटी कहते हैं। सिमिलरली लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज, एक के एक का मीन्स होता है ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। क्या है, ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, ठीक है। ये टर्म्स याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल एंड लोअर हाउस, एंड राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज एल्डर्स हाउस एंड अपर हाउस। ये टर्म याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, ये टर्म याद रखिएगा बेटा। एल्डर्स हाउस क्योंकि यहाँ पर थोड़े जो मतलब जो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं थोड़े एजेड होते हैं, ठीक है, तो एल्डर्स हाउस कह रहे हैं उसको लोकसभा के कंपेयर में। और दूसरा अपर हाउस कह रहे हैं इसको। बात क्लियर है। अब समझना, जैसे आपके स्कूल में, अगर मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल का अगर मैं पार्लियामेंट मानूं, तो स्कूल के अंदर आपका हेडमास्टर, जिसको हम प्रिंसिपल कह सकते हैं, वो होता है। प्रिंसिपल स्कूल का हिस्सा तो है,
लेकिन प्रिंसिपल कभी भी क्लासेस में क्लास लेने नहीं आता, ठीक है। सिमिलरली पार्लियामेंट का हिस्सा प्रेसिडेंट तो होता है, लेकिन ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट इज नाइदर अ मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर राज्यसभा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट दोनों में से किसी भी हाउस का हिस्सा नहीं होता, बट ही स्टिल अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? तो ये दो हाउस पढ़ेंगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और इनका दोनों का कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करिए, आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर लो बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब डिस्कस करेंगे एक एक करके, वन बाय वन, बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो ये हमारी लोकसभा, चलिए डिस्कस करते हैं। ये अपनी न्यू पार्लियामेंट के अंदर की लोकसभा ना, बढ़िया तरीके से बना रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। आपको कुछ फैक्चुअल डेटा पहले याद रखना है। लोकसभा, लेट अस स्टार्ट लोकसभा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, मतलब लोकसभा को हम और क्या क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, दूसरा हम इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, और तीसरा इसको हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, ठीक है। हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, भारत की जनता जो 18 प्लस है, जो वोट देकर लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो डायरेक्ट वोट देती है, और ये भारत के लोगों को, यहाँ लोकसभा में जो बैठे लोग होते हैं वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम इसको हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूं पूरी चीजें, कि हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लोकसभा के कंपोजिशन के बारे में, कि कितने लोग होते हैं इसमें, कहां से आते हैं, कहां से आते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के बाद ये जो लोग आते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद तीसरा हम डिस्कस करेंगे लोकसभा का टेन्योर, कितने समय तक लोकसभा काम करती है। उसके बाद चौथा हम करेंगे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये चार चीजें देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप अपने भाई पे भरोसा रख के केवल उतना याद करिए पहले, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर और पूरा 80 आउट ऑफ 80 मैं कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये चार चीजें हम पढ़ेंगे मेनली, है ना, इस मतलब लोकसभा के बारे में। ये पहले आपको डेटा याद करना है और देन हम वन बाय वन चीजें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब लोकसभा में कितने लोग होते हैं और कहां कहां से आते हैं, क्या इनका बेसिस है इलेक्शन का, ठीक है बेटा। तो कंपोजिशन के बारे में सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं, टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं, टोटल स्ट्रेंथ, है ना, जैसे इस क्लास में अभी मान लो मैं 40 बच्चों के बैठाने की स्ट्रेंथ है, ये टोटल स्ट्रेंथ हुई, ऑल्दो 40% नहीं है, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की क्या है। तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की है बेटा 550। क्या है बेटा? 550। याद रखना, बहुत सारे टीचर इसको 552 भी लिखवा देंगे, नहीं, दो प्रोविजन थे पहले एंग्लो इंडियन के, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है 2019 के बाद से, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन अब नहीं है, दो पहले नॉमिनेट होते थे लेकिन अब उनको नॉमिनेशन नहीं दिया जाता। तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की 550 है, डेटा याद रखिएगा। अगर आपसे आईसीएसई पूछेगा तो 550 ही सही आंसर होगा। स्कूल वाले टीचर 552 इसको कभी कभी लिखवा देते हैं, ठीक है। तो 550 इसकी टोटल स्ट्रेंथ है। अब ये 550 जो है इसमें से 530 लोग जो आने होते हैं बच्चों, 530 जो लोग आने होते हैं वो स्टेट से आएंगे। मतलब जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट में से 530 लोकसभा के मेंबर आएंगे, इलेक्शन होके आ सकते हैं। और 20 कहां से आएंगे? तो 20 बच्चों आएंगे आपके यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, और इनमें से ये
20 लोग आपके इलेक्ट होकर आएंगे। बात क्लियर है? अब सुनना, जो लोकसभा की अगर मैं ये जो सीट्स है इसको किस बेसिस पे बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है पॉपुलेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बांटा गया बेटा? पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसका मतलब ये हुआ जिस स्टेट के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट के सबसे ज्यादा लोकसभा मेंबर्स होंगे। कहां पे? पार्लियामेंट में। समझ में आया? जिस स्टेट का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कहां होगा? लोकसभा में होगा। इसका मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? यूपी। और यूपी के सबसे ज्यादा लोकसभा मेंबर हैं, सबसे ज्यादा यूपी का रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए ये कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। मतलब अगर आपको दिल्ली की पार्लियामेंट में सरकार बनानी है, ठीक है, पार्लियामेंट की सरकार बनानी है, तो उसका रास्ता यूपी से होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी से लगभग 80 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो देखो इस बार देखो, है ना, जो समाजवादी पार्टी उसने सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे बना ली, तो जिसकी वजह से लोकसभा में जो गवर्नमेंट बीजेपी की थी वो अटकने वाली थी। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी बात? तो ये रहता है इसका कॉन्सेप्ट। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की वो 550 है। मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई। अब जैसे इस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ तो 40 है, लेकिन प्रेजेंट बच्चे बहुत कम है, तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ भी कुछ होगी बेटा। तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है बेटा 543। कितनी है बेटा? 543। और 543 में से 530 कहां से आते हैं? स्टेट से आते हैं। और बचे कितने? 13 बचे। तो 13 कहां से आते हैं? हमारी यूनियन टेरिटरी। यूटीज का मतलब हो गया यहाँ पर यूटी एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, तो इसका मतलब हुआ यूनियन टेरिटरीज बेटा। ठीक है, यहाँ पूरा लिख देता हूं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं मुझे। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज। ठीक है बेटा, तो ये टोटल स्ट्रेंथ हो गई, याद रखना। और ये क्या हो गई? प्रेजेंट स्ट्रेंथ हो गई। अब सुनना, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? लोकसभा जो होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जितने भी भारत के 18 प्लस के लोग हैं वो सीधे अपनी वोट देते हैं और वोट देने के बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसीलिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है पूरी बातें? चलिए इस चीज को बहुत अच्छे से बेटा नोट करना। तो कंपोजिशन क्लियर है, ये आपको डेटा याद रखना है। बार बार इसको देखो, जैसे मैंने आपको फ्री हैंड लिखा आप वैसे इसे बार बार लिखेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो चलो कंपोजिशन के बाद में बेटा टेन्योर डिस्कस कर लेते हैं। टेन्योर, है ना, टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड होता है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा बिल्कुल भी, जब रिवाइज करो, है ना, जब जहां भी नोट्स बना रहे हो। टेन्योर इज अ कीवर्ड, है ना, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए यार, है ना। चलिए, तो टेन्योर मतलब टाइम पीरियड होता है। ब्रैकेट में जहां नोट्स बना रहे हो तो सामने ऐसे लिख लो टाइम पीरियड। चलिए, अब अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इसका जो टेन्योर होता है बेटा, इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर का। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है इसका टेन्योर, 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा को बीच में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा को क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, यानी कि हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब भी बेटा लिख लेना। देखो तुम लोग बड़ा धीमे हो, ठीक है। डिसॉल्व का मतलब होता है टूटना, ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन कब कब? तो डिसॉल्व पहले बात तो करेगा कौन? तो डिसॉल्व करेगा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो डिसॉल्व किसके द्वारा किया सकता है? बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बात आती है कब? तो जब इसको एडवाइस करेंगे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद कहते हैं इसको ना। आपको जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी।
फिलहाल आप ये समझिए कि लोकसभा को हम 5 साल से पहले डिसॉल्व करा जा सकता है और प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व करता है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, एमसीक्यू आते हैं बेटा यहाँ से, इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये परमानेंट हाउस नहीं है। परमानेंट हाउस का मतलब है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं, तोड़ा जा सकता है। कब तोड़ा जा सकता है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम क्वालिफिकेशन समझते हैं ना। अगर आप देखो यार, सबसे बड़ी बात ना, अब इसे हम अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, जैसे हमें आईपीएस आईएएस बनना होता है तो इसकी भी मिनिमम एक क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन कुछ अलग तरीके की है। जैसे लोकसभा की अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो पहली चीज आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए, मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद और एबव, ऊपर जितना भी चल जाएगा काम को दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए बेटा, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, ही शुड नॉट बी अ बैंकरप्ट, है ना। बैंकरप्ट का मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे विजय माल्या जी बैंकरप्ट हो गए थे, देश छोड़ के भाग गए थे, तो उनकी जो सदस्यता थी वो क्या कर दी गई थी? हटा दी गई थी। ठीक है, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका इंसॉल्वेंट भी इसके लिए टर्म आता है, इंसॉल्वेंट, उस वही जिसने कर्जा ना दिया हो। फिर उसके बाद आता है पागल ना होना चाहिए, है ना, उसका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए ना, अनसाउंड माइंड जिसे कहते हैं। तो ही शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड पर्सन, बोलते आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और एक क्राइटेरिया होता है कि वो भारत सरकार में नौकरी ना करता हो, मतलब भारत सरकार से उसको कोई प्रॉफिट ना मिल रहा हो, भारत सरकार से उसको कोई प्रॉफिट ना मिल रहा हो, भारत सरकार में नौकरी ना करता हो। तो इसका मतलब ही शुड नॉट, ही और शी कर लेना वरना तुम लोग बौखला जाओगे। ही और शी शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए कोई सरकारी नौकरी में होता है तो वहां से रिजाइन करके फिर जा करके चुनाव लड़ता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें होती हैं इन 5 पॉइंटों को। अच्छा, ऑल्दो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आपको सब्जेक्टिव में अगर क्वालिफिकेशन लिखवाने को आता है तभी आएगा, अन्यथा आप 25 साल एमसीक्यू के लिए याद रखना, यहाँ से वो मिनिमम एज पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, से नोट कर लीजिए बच्चों, क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। तो क्वालिफिकेशन क्लियर है। अब देखो क्वालिफिकेशन के बाद डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब किस किस ग्राउंड पे उसको हटाया जा सकता है। तो ठीक है, तो बेटा डिस्क्वालिफिकेशन में अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किन किन स्थितियों में उसको हटाया जा सकता है, जिसमें पहली है इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अगर कर्मचारी है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता। अगर आपको इस कंडीशन में बनना है तो आपको वो वहां उस जॉब से क्या देना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी देख लो, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन दिया था, तब जाके वो अपनी पॉलिटिक्स में आए थे। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट है इफ एनी कोर्ट डिक्लेयर हिम टू बी अनसाउंड माइंड, है ना, अगर उस व्यक्ति को, ठीक है, अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया जाता है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, तब भी उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही इज एन इंसॉल्वेंट, है ना, और हैज नॉट बीन एबल टू पे हिज डेब्ट्स, अगर मान लो आप लोगों ने कर्जा लिया और कर्जे को आप चुका नहीं पाए, ठीक है,
तब भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये सब कहने की बातें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत के पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इंसॉल्वेंट तो है ही है, साथ में ठीक है बहुत सारी और भी चीजें, इसको मैं बोल नहीं सकता फिलहाल, ठीक है चलेगा। If it is found that he is not a citizen of India or has willingly acquired citizenship of any foreign state, सुनो, अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो जाहिर सी बात है वो भारत में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उसने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है और भारत की छोड़ दी है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको उसकी नागरिकता छीन ली गई है, तब जाकर के भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कल के दिन पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, डिस्क्वालिफिकेशन के नए क्राइटेरिया को सेट करती है, तभी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक नहीं रहेगा। तो ये पांचों पॉइंट को याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएंगे, सेशन रीजन में आएंगे, कैसे आएंगे उस चीज को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों यहां तक फटाफट से क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो आपको ये बेसिक बातें पढ़ा दी मैंने, है ना। अब फिर लास्ट में लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लीडर ऑफ द हाउस पढ़ेंगे। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब हुआ पूरे हाउस को कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है। तो लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस, इसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, है ना बेटा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा को हम कहते हैं स्पीकर, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा विच इज ऑल्सो नोन एज लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, इज नोन एज, ओ सॉरी एक मिनट बच्चा, इस चीज को हटा लीजिएगा, लीडर ऑफ द हाउस मत लिखिएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लिखना, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है। क्या लिखना है बेटा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा को हम कहते हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा स्पीकर को कहेंगे। अब सुनना, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट होता है, ठीक है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोकसभा से ही क्या होता है, इलेक्टेड होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, है ना। बाकी आगे का डिस्कशन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब तक एक बार फटाफट से बेसिक रिवीजन कर देते हैं जो जो हमने पढ़ा है बेटा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर देते हैं जो जो हमने पढ़ा है, एक बार, है ना। फटाफट से नोट कर लिया होगा आपने, एक बार बच्चों रिवीजन कर देते हैं हम लोगों ने क्या क्या आज की क्लास में पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था बच्चों अपने सिलेबस के बारे में। ये हमारे सिलेबस में चीजें मेंशन्ड है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक एक चीज है ना, जहां भी पढ़ते हो, जहां भी बैठते हो, कोरे कागज में, मतलब प्लेन कागज में इसको लिख के वहां रख लो और याद कर लो। इतनी चीजें आपको बेसिक वाली बातें पढ़नी है। तो ये पढ़ा था हमने आज की क्लास में। देन हमने आपको पढ़ाया था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। इनके फंक्शन आपको बताए थे। देन हमने आपको आगे बताया था बच्चों लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, जिसको एल्डर हाउस भी कहा जाता है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में बताया था हमने आपको कि ये ना तो लोकसभा का हिस्सा होता है और ना ही राज्यसभा का हिस्सा होता है। देन बच्चों आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया था ना मैंने आपको। अब देखो पार्लियामेंट की यहाँ पर डेफिनेशन, इसको याद कर लेना। द पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैव द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये इंडिया की पार्लियामेंट की डेफिनेशन है, ये आपको चीजें याद रखनी है। ये आपको मैंने उस समय नहीं बताया था, आप याद कर लेना इसे, ठीक है। और बच्चों देन हमने डिस्कस किया था लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहेंगे, लोअर हाउस कहेंगे, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। इसका कंपोजिशन बताया मैंने आपको, क्वालिफिकेशन बताई, टेन्योर बताया और प्रिसाइडिंग ऑफिसर बताया, है ना। जहां ये कंपोजिशन के बारे में आपको चीजें याद रखनी है। फिर आपको ये टेन्योर याद रखना है, 5 साल होता है, डिसॉल्व करा जा सकता है। देन बच्चों ये चीज है एलोकेशन ऑफ सीट, है ना। ये पॉइंट आपका रह गया था, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सीट को कैसे बांटा जाता है,
तो सीट्स इन द लोकसभा आर अलॉटेड टू द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें ज्यादा सीट्स होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश बीइंग द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया सेंड 80 मेंबर्स टू द लोकसभा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट होगा वो सबसे ज्यादा लोगों को लोकसभा में भेजेगा। वाइल सिक्किम एंड गोवा सेंड 1 and 2 मेंबर रिस्पेक्टिवली। सिक्किम से कितने लोग जाते हैं लोकसभा में? 1, और गोवा से कितने जाते हैं? 2, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डेटा याद रखना। मैक्सिमम किसके हैं? ये उत्तर प्रदेश के। मिनिमम किसके हैं? सिक्किम के, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, देन डिस्क्वालिफिकेशन, याद रखना है सारे पॉइंट। फिर यहाँ एक पॉइंट और रह जाता है इस चीज को, है ना, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लोकसभा में लैंग्वेज की बात करें, कौन सी भाषा यूज करी जाती है? तो बेटा ऑफिशियली 2 लैंग्वेज यूज करी जाती है। ऑफिशियली कौन सी, कितनी लैंग्वेज यूज करी जाती है? 2। कौन कौन सी? हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। ऑफिशियली लोकसभा में 2 इन भाषाओं को यूज करा जाता है। इसके अलावा अगर कोई लोकल लैंग्वेज का है तो वहां पर इसके टाइपिस्ट होते हैं, इसको कन्वर्ट करने वाले होते हैं, ट्रांसलेट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमने आपको आज पढ़ाई बेटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां हम कहां से डिस्कस स्टार्ट करेंगे? राज्यसभा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने फ्री हैंड लिखा है और आपको फ्री हैंड ही खुद इससे लिखना है। नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।